तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले इस चैप्टर का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल के जरिए ही पूरा बॉडी बनता है। सेल से टिश्यू बनता है और इसके जरिए हम लोग आगे देखेंगे तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से ही बनता है। तो सेल के बारे में देखेंगे और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। ओरिजिन, लाइफ इज वाइडली एक्सेप्टेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर रफली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो एक्वेटिक में लाइफ का ओरिजिन हुआ, एक्वेटिक ओरिजिन। तो लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ एक्वेटिक यानी वाटर में, ठीक है। कितना टाइम पहले? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो उस समय क्या हुआ, इन्वायरमेंट उस समय कैसा था? तो उस समय का अर्थ का कंडीशन कैसा था? बहुत हॉट स्प्रिंग था, वाटर बहुत ही हॉट था। और उस समय पूगा वैली, कौन सा वैली से रिलेटेड पर स्टडी किया गया? पूगा वैली। इस ऐसा इन्वायरमेंट में जो फर्स्ट सेल डिस्कवरी हुआ, ऐसा इन्वायरमेंट में जो फर्स्ट सेल का डिस्कवरी हुआ, होस्ट थर्मोफाइल, क्या कहा गया उसको? थर्मोफाइल। क्या कहा गया उसको? थर्मोफाइल। हीट लविंग बैक्टीरिया, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। कैसा ऑर्गेनिजम्स होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो डिस्कवरी किया गया वो क्या था? थर्मोफाइल था। क्या था? थर्मोफाइल। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव बैरियर्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन दीज स्प्रिंग्स में हैव हेल्प्ड फॉर्म द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ऐसा जो स्प्रिंग होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग, उसमें क्या था कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट था। कैसा डिपॉजिट था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का डिपॉजिट था, जिससे कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। क्या, किस चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार हुआ? मेम्ब्रेन बना। क्या बना? मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या था? तो सेल से बना टिश्यू। सेल से क्या बना? टिश्यू बना। सेल से बना टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बना? टिश्यू के बाद बना ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना? ऑर्गेनिजम्स बना। तो इसी से पता चलता है कि सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। अब इसके आगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या कहा गया है? सेल थ्योरी में कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बना है? ऑल ऑर्गेनिजम्स सेल से बना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बना है? सेल से बना है। और सेकेंड में क्या कहा गया कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल किससे बनता है? पुराना ही सेल से बनता है। प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है, पहले से जो सेल है उसी से नया सेल बनता है। स्लाइड 3 में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टडी सेल। तो सेल को कैसे स्टडी किया जाए? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें लिमिट ऑफ रेजुलेशन। लिमिट ऑफ रेजुलेशन। तो इसमें क्या है? ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजुलेशन कितना है? 0.1 mm। मतलब लिमिट ऑफ रेजुलेशन का मतलब क्या है? द ह्यूमन आई कैन सी टू पॉइंट्स एज डिस्टिंक्ट इफ सेपरेटेड बाय 0.1 mm। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस 0.1 mm से दूरी पे है तभी वो दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक माना जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसा लगेगा। अब क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इसमें होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस।
तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है। तो इसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस पाया जाता है, एक आई पीस पाया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट टू अचीव मैग्निफिकेशन एट द नैनोमीटर स्केल। तो ये क्या करता है, ये लाइट को ना यूज करके इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है मैग्निफिकेशन करने के लिए। किस चीज़ के लिए, मैग्निफिकेशन करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। रॉबर्ट हुक was first to observe cell in 1665 while examining a slice of cork। तो कॉर्क को जब स्टडी कर रहे थे रॉबर्ट हुक, सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक। कैसे किया, तो जो पेड़ होता है उसका कॉर्क होता है, पेड़ का कॉर्क छाल होता है, उससे स्टडी किया गया सेल के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 टॉपिक देखना है। ह्यूमन आई का रेजुलेशन कितना है, 0.1 mm। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में 2 चीज़ होता है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से क्या आता है, मैग्निफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है और ये नैनोमीटर स्केल तक मेजर कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये 3 सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं दैट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड डिफाइंस इट इंडिविजुअलिटी। सेल मेम्ब्रेन को और कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देता है, सिलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देता है, सिलेक्टिव परमिएबल। अब हम लोग देखेंगे एक मॉडल के बारे में जिसका नाम है फ्लूइड मोसैक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोसैक मॉडल। तो फ्लूइड मोसैक मॉडल में क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स दैट एक्ट एज विकेट कीपर फॉर सब्सटेंस। तो ये किसके बारे में बताया है, फ्लूइड मोसैक मॉडल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है। ये बताया कि ये प्रोटीन से बनता है। क्या चीज़ से बनता है, प्रोटीन से। सेल मोसैक मॉडल में मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स, जो कि ये प्रोटीन क्या चीज़ का काम करता है, प्रोटीन काम करता है गेट कीपर का काम करता है। प्रोटीन किस चीज़ का काम करता है, गेट कीपर का। सेल वॉल एन एडिशनल रिजिड लेयर, रिजिड मीन्स ठोस, कठोर लेयर। तो कठोर लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होता है, इस लेयर को बोला गया सेल वॉल। और ये सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। किस में होता है, प्लांट सेल में। और ये सेल वॉल किस चीज़ से बनता है, आप लोग को अगर आता है तो बताइए कमेंट में, सेल वॉल क्या चीज़ से बनता है, सेल वॉल किस चीज़ से बनता है, कमेंट में बताइए। सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। किस चीज़ से बनता है, सेलुलोज। अब आगे देखते हैं, तो सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सपोर्ट। द सेल वॉल हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड अलाउज प्लांट्स टू स्टे अपराइट। तो सेल वॉल क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को। प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं जो फ्लूइड मोसैक मॉडल है वो क्या करता है। फ्लूइड मोसैक मॉडल क्या करता है, तो फ्लूइड मोसैक मॉडल में इतना जानना है कि ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता है और ये गेट कीपर का काम करता है।
फ्लूइड मूसेक मॉडल किसका काम करता है? गेट कीपर का काम करता है। और ये लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल वॉल क्या है? रिजिड लेयर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। यहाँ पे देखते हैं कि ये सेलुलोज से बनता है। सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, जो कि प्लांट सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिड स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। किसके बारे में? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है? तो कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि इस रूम में अगर कैंडल, इस रूम में अगर अगरबत्ती जला दिए, क्या जला दिए? अगरबत्ती। तो रूम में क्या होगा? जहाँ पे अगरबत्ती अभी जल रहा है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसका स्मेल सभी जगह फैलेगा। तो ये क्या हुआ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गया। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, लेकिन ये वाटर से रिलेटेड है। मतलब वाटर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से किस में जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे कि इसका एग्जांपल समझते हैं। ये मान लेते हैं पानी है इसमें, और इसमें रख दिए किशमिश। इधर पानी का मात्रा ज़्यादा और अंदर रख दिए किशमिश, तो किशमिश में पानी का मात्रा कम है। तो क्या होगा? पानी का मात्रा ज़्यादा है, वो कम मात्रा की ओर फ्लो करेगा। किशमिश किधर, पानी किधर चला जाएगा? किशमिश के अंदर। तो रात को अगर हम लोग रख देते हैं तो किशमिश क्या होगा? सुबह थोड़ा स्वेल कर जाएगा। तो ये हम लोग देखें। तो हम लोग डिफ्यूजन समझें, ऑस्मोसिस समझें। अब 3 तरह का सॉल्यूशन होता है: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, नो नेट चेंज। मतलब कि इसमें जैसे अभी हम लोग किशमिश वाला बात किए थे कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी का मात्रा कम और ज़्यादा है। तो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। दोनों तरफ पानी का मात्रा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बराबर होगा। तो कोई भी किसी मूवमेंट पानी का नहीं होगा, मूवमेंट पानी का नहीं होगा। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आउटर कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है, आउटर कंसंट्रेशन कम होता है, वाटर इंटर करता है और सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में आउटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है? श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? श्रिंक। अब हम लोग थोड़ा सा ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या देखेंगे? डिफरेंस। अदिति, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आप बताइए, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताइए? इस चैप्टर के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है बताइए? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूजन
तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सर चैप्टर 3 पढ़ना है। मंडल चलिए हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। किस चीज़ के बारे में देखते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? द पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट है। किस चीज़ का मूवमेंट है? पार्टिकल्स का। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। द स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू बैलेंस सिस्टमिक कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ अच्छे से देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? नोट नेट चेंज, नोट चेंज नहीं होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, तो इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल स्वेल्स एज वाटर इंटर। सेल स्वेल्स एज वाटर इंटर। तो पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। अदिति साहू। मोशन चैप्टर आप लोग को पढ़ना है क्या? मोशन चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है क्या? मोशन चैप्टर हो गया आप लोग का? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर टिश्यू है क्या? थर्ड चैप्टर टिश्यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल है प्रिमिटिव सेल। मतलब कि जो पहले का सेल था, जो वेल डिफाइंड नहीं था, उसको बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये लैक होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और में सेल बाउंड ऑर्गेनल्स में अच्छा सा मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। In prokaryotic, genetic material is found in an area called the nucleoid without a surrounding membrane। अब यहाँ पे समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है? उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियोइड में। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड जो होता है उसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये एडवांस सेल है। ईओ मीन्स ट्रू मीन्स मतलब उसमें सब वेल डिफाइंड होगा। तो एडवांस सेल प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेरियस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। अब साइज में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक सेल जो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर और मर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, उसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल समझ में आया। अब इसका देखिए डिफरेंस इस तरह है कि न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड
और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनल्स होता है। अब डीएनए स्टोरेज, डीएनए मीन्स इसका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियोइड में होता है। और यूकैरियोटिक का कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ऑर्गेनल्स, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। और यूकैरियोटिक में इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया हो गया, और यूकैरियोटिक सेल कौन हो गया? प्लांट्स, एनिमल, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। अब इस चैप्टर का आ गया मेन टॉपिक, सभी ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में? सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बताइए। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तब तक हम आगे पढ़ाते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? चलिए, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोल सेंटर है। इसमें क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। डीएनए यानी क्रोमोजोम्स, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम्स और डीएनए पाया जाता है। क्रोमोजोम्स, डीएनए, ये सब पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स क्या होता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज, these sites for protein synthesis can be free for or attached to be the ER। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। किस चीज़ को सिंथेसिस करता है? प्रोटीन को। किस चीज़ का सिंथेसिस करता है? प्रोटीन को। अब ये जो राइबोसोम्स है, ये दो तरह का राइबोसोम्स जो है, अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पे ER दो तरह का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ किसके वजह से होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो हो जाता है उसके लेयर पे राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स पाने के वजह से वो रफ हो जाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्मूथ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स पाया नहीं जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाया जाता है, तो वो क्या करेगा? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। तो वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स नहीं होता है, तो वो क्या चीज़ सिंथेसिस करता है? फैट या लिपिड को सिंथेसिस करता है और हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हार्मोन्स को और लिपिड को सिंथेसिस करता है। तो ये सब हम लोग देखें, न्यूक्लियस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब देखें। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सर रफ इंडोप्लाज्मिक समझ नहीं आया। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होने का कारण है, दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स स्टडीड होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? उसके ऊपर, उसके लेयर पे राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स ऐसे जैसे यहाँ पे देखते हैं,
ये मान लेते हैं राइबोसोम्स, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके लेयर पे राइबोसोम्स पाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रफ। और राइबोसोम्स पाने के वजह से वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब समझ में आया, जल्दी बताइए, अब समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, किसके बारे में समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरह का पावर प्लांट समझ लेते हैं, सेल का पावर प्लांट, सेल का पावर प्लांट, पावर हाउस बोलते हैं, पावर प्लांट या पावर हाउस, जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है तो वो क्या करेगा, एनर्जी का मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, एनर्जी का मैन्युफैक्चर। लेकिन गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, तो गोल्गी अपरेटस का काम है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है, सब चीज़ को सही जगह पे रखना, मॉडिफाई करना, सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, प्रोटीन ये सब का और लिपिड ये सब का पैकेजिंग करता है। क्या करता है गोल्गी अपरेटस, पैकेजिंग करता है। तो अब क्या होगा, लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स जैसे सेल में कुछ कचरा हो गया जमा, तो उसको, जैसे कोई चीज़ डैमेज हो गया, उसको खुद को क्लीन करने में मदद करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है, खुद को क्लीन करता है। तो लाइसोसोम्स को और क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। लाइसोसोम्स को और कहा जाता है सुसाइडल बैग। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा, खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग। वो क्या करता है, खुद को क्लीन करने में मदद करता है। तो खुद को क्लीन कैसे करता है, उसके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है जो कि ब्रेक डाउन वेस्ट एंड डैमेज सेल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स डैमेज हो गया है उसको ब्रेक डाउन करके खुद को क्लीन करता है। अब यहाँ आ जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोरेज सैक्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट। तो वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को, जल्दी बताइए। यस, चलिए आगे चलें, आगे चलें, वैक्यूल्स के बारे में चलें। वैक्यूल समझ में आया, ये स्टोरेज का काम करता है। किस चीज़ का स्टोरेज करता है, वाटर्स को, मिनरल्स को। सेल में जितना भी वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट चीज़ है, सबको स्टोर करता है। प्लांट सेल टिपिकली है वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात, जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, इसमें देखिए ये वैक्यूल है और लाइसोसोम्स, फिर गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। सभी का हम लोग आंसर देख चुके हैं, सभी को हम लोग चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आ जाता है कुछ प्लांट सेल में अलग तरह का ऑर्गेनल्स पाया जाता है, स्पेशल तरह का ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लास्टिड। और ये प्लास्टिड का अलग अलग टाइप्स होता है, तो सबसे पहला प्लास्टिड कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहला प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल दैट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट सेल है, कैसा है ये प्लास्टिड, किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो लीव्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट प्लास्टिड देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये नॉन ग्रीन पिगमेंट है। नॉन ग्रीन पिगमेंट, तो नॉन ग्रीन पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा? जैसे फ्रूट्स है, आम देख लेते हैं, मैंगोस का सीजन चल रहा है, तो आम ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का या ऑरेंज कलर का, और पक जाता है तो ऑरेंज हो जाता है। तो ग्रीन को अलग छोड़ के जो भी कलर है जिसके वजह से फ्रूट्स को या लीव्स को कलर मिलता है, फ्रूट्स को या फ्लावर को, फ्रूट्स को, लीव्स नहीं, फ्रूट्स या लीव्स को, फ्लावर को कलर मिलता है, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट किसकी वजह से? सेकेंड वाला देख रहे हैं, किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? ये हो जाता है, जो फ्रूट्स होता है और फ्लावर्स होता है उसमें कलर आ जाता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या? कलरलेस प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड। कैसा प्लास्टिड? कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड यूज्ड फॉर स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। तो ये किस चीज़ को स्टोर करता है? स्टार्च को, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल्स को और प्रोटीन्स को। अब यहाँ पे समझते हैं, प्लास्टिड के पास जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। उसी तरह प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन। दो तरह का सेल डिवीजन होता है। कितने तरह का सेल डिवीजन होता है? दो तरह का। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में क्या होता है? टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो माइटोसिस में डॉटर सेल में टूट जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल में टूट जाता है। और मियोसिस में क्या होता है? गैमेट्स में टूटता है। 4 गैमेट बनता है। कितने गैमेट बनता है? ये 2 स्टेप डिवीजन प्रोड्यूसिंग 4 गैमेट्स। तो इसमें क्या होगा? 4 गैमेट्स बनेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव जो डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन के समय जो डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है। अब सेल डिवीजन नॉर्मल होता है, लेकिन जब अब एबनॉर्मल हो जाए सेल डिवीजन, तो वो कैंसर का कारण बनता है। किसके कारण बनता है? कैंसर का। डिवाइड अनकंट्रोलेबली। तो सेल, जो कैंसर सेल होता है, उसका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। कैसा सेल डिवीजन? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, जिसके वजह से ट्यूमर हो जाता है। तो ये हम लोग चार्ट देखते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में टूटता है। पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में टूटता है। और मियोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, इसमें पेरेंट सेल से डॉटर सेल में टूटता है। और 4 इसमें 4 तरह का, यहाँ क्या देखें हम लोग, 4 गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? 4 गैमेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? 4 गैमेट्स। अब हम लोग एडवांस बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे कुछ नया नया टर्म है। पहला टर्म है सेल कल्चर। क्या टर्म है? सेल कल्चर। तो सेल कल्चर क्या है? अच्छे से देखिए, सेल कल्चर क्या है? द बायोलॉजिकल टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियली ग्रोइंग सेल। आर्टिफिशियल तरीका से सेल को ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? बॉडी के बाहर। और एक तरह का स्पेशलाइज न्यूट्रिएंट मीडिया,
उसमें न्यूट्रिशन वगैरह होता है और स्पेशलाइज्ड तरह से आर्टिफिशियल तरीका से सेल को डेवलप किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीका से सेल को डेवलप किया जाता है, इसको कहते हैं सेल कल्चर। तो ये एक टेक्निक है। क्या है एक सेल कल्चर? क्या है? एक टेक्निक है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल तरीका से सेल डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कैंसर। ये सिस्टमेटिक फेलियर वेयर सेल एक्सपीरियंस अनकंट्रोलेबल डिवीजन ट्रिगर्ड बाय कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब यहाँ पे क्या है, जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड, तो क्या होता है? तो कैंसर का कारण बनता है। तो कैंसर का जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड, मतलब डिवाइड होते रह जाता है और उससे क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी क्या है? पीसीडी क्या आप लोग ने ये सब टॉपिक पढ़ा था जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं? क्या आपने ये सब पीसीडी सब के बारे में पढ़ा है? क्या आपने पीसीडी के बारे में पढ़ा है? पीसीडी प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसेंशियली हाईली रेगुलेटेड सेलुलर डिस्ट्रक्शन वाइटर फॉर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। नहीं पढ़ा है, पीसीडी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का एडवांस बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक है। एडवांस बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक ये सभी बुक में दिया हुआ है। ये सभी बुक में दिया हुआ है। न्यू जो बुक है एक्सप्लोरेशन, उसमें सभी में दिया हुआ है ये सब टॉपिक। ये सब टॉपिक नया बुक में दिया हुआ है। तो इसके पहले हम एक इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें डिटेल में एमसीक्यू 50 एमसीक्यू डिस्कस किया गया है। कितना एमसीक्यू? 50। उसको आप लोग देखिए तो जो भी इस चैप्टर में डाउट है वो उसमें क्लियर हो जाएगा। जो भी इस चैप्टर में डाउट है वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा। एक नया टॉपिक है टोटिपोटेंसी। तो आप लोग उसको देखिए 50 क्वेश्चन जो इस लेक्चर में नहीं हो पाया, कुछ डाउट, तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसमें एमसीक्यू डिस्कस किया गया है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये उस वीडियो में ये पीसीडी के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। पीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन और टोटिपोटेंसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ नया एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बुक में है उसको भी डिस्कस किया गया है। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए और उसको देखने के बाद एमसीक्यू में अच्छा कमांड हो जाएगा। और ये थ्योरिकल लेक्चर था। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। कोई